हेलो एवरीवन, मैं शुभम मलिक आपका केडी कैंपस जयपुर के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे भाई, हर संडे जो ऑफलाइन का मॉक टेस्ट होता है उसका सॉल्यूशन, मैथ्स के 25 सवालों का बेस्ट अप्रोच के साथ सॉल्यूशन हर हफ्ते हम आपको प्रोवाइड करते हैं। इस बार संडे जो मॉक टेस्ट हुआ है उसके 25 मॉक टेस्ट के सवालों को इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे एक बेहतर अप्रोच के साथ। अगर आपने भी मॉक टेस्ट दिया था या नहीं भी दिया था तो भी आप इन 25 सवालों को देख लीजिए। इस बार के संडे ऑफलाइन केडी कैंपस मॉक टेस्ट में यही 25 सवाल आए थे। तो आइए करते हैं शुरुआत। पहला सवाल क्या कह रहा है? पहला सवाल कह रहा है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में खुद की 3 गुनी हो जाती है, बताइए ब्याज की दर क्या है। मेरे प्यारे भाई, जब भी सवाल आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने को कहता है तो आप जानते हैं कि अगर कोई धनराशि 3 गुनी हुई है तो प्रिंसिपल 1 था और अमाउंट हुआ है 3। प्रिंसिपल 1 था और अमाउंट कितना हुआ है? 3 हुआ है। कितने साल में ऐसा हुआ है? ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। अब ऐसा कितने साल में हुआ है? तो आपका कहना है ऐसा 3 साल में हुआ है। तो मेरे प्यारे भाई, अगर 3 साल में 1 से कोई चीज 3 हो रही है तो 1 साल में होती होगी 1 का क्यूब रूट और इधर 3 का क्यूब रूट। यही आपका कहना है। अगर 3 साल में पैसा 1 से 3 हुआ है तो 1 साल में हुआ होगा 1 का क्यूब रूट और 3 का क्यूब रूट। और जब आप इसको सोल्व करते हैं तो मेरे प्यारे भाई, 1 का क्यूब रूट 1 ही होगा और 3 का क्यूब रूट लगभग 1.44 होता है। तो आपका कहना है कि अगर कोई पैसा 1 से 1.44 हुआ तो ब्याज मिला 0.44। कितने रुपए पर? 1 रुपए पर। और परसेंटेज के लिए गुणा 100, तो लगभग 44% के आसपास आपका आंसर आएगा। तो ऑप्शन ए था 44.2%। और बड़ी आसानी से आप इस सवाल को सोल्व कर सकते थे। बताइए, यहां तक कोई दिक्कत थी? बड़े प्यार से आप इस सवाल को सोल्व कर सकते थे और इतने ही इस बात में आपको समझने की जरूरत थी। आइए अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है मेरे प्यारे भाई? अगला सवाल कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। निम्नलिखित में से टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन सा है? कॉन्सेप्ट आप जानते हैं मेरे प्यारे भाई। किसी भी फ्रैक्शन में, मान लो ए और बी फ्रैक्शन है, अगर डिनोमिनेटर का फैक्टर 2 और 5 के सिवा कोई दूसरा प्राइम नंबर है। ध्यान से सुन लेना, किसी भी फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर का फैक्टर 2 और 5 के सिवा कोई दूसरा प्राइम नंबर है तो वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेगा। और अगर सिर्फ 2 और 5 फैक्टर हैं तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेगा। कॉन्सेप्ट आप जान गए तो मुझे बता दीजिए। सवाल पूछ रहा है टर्मिनेटिंग डेसिमल कहां है। तो मेरे प्यारे भाई बताओ, 8 का फैक्टर 2 होता है, टर्मिनेटिंग होगा। इसका फैक्टर तो 3 होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इसका प्राइम फैक्टर 7 ही है, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इसका प्राइम फैक्टर 3 है, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो कॉन्सेप्ट समझ लिया। अगर डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर 2 और 5 के सिवा कोई दूसरा प्राइम नंबर है तो वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा, और अगर सिर्फ 2 और 5 है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है अजय एंड विजय, अजय और विजय एक ही बिंदु से, अजय और विजय एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं और एक ही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अजय और विजय एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं, एक ही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उनकी गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। सवाल पूछता है 2 घंटे के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। 2 घंटे के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। मेरे प्यारे भाई, आप समझिए कि इन दोनों के बीच में स्पीड का जो डिफरेंस है वो 1 है। मतलब हर घंटे इनके बीच में दूरी 1 किलोमीटर बढ़ेगी। तो 2 घंटे में कितनी बढ़ेगी? 2 किलोमीटर। तो सवाल का आंसर सीधा 2 किलोमीटर हो जाना था और बड़ा आसान सवाल था, सी आंसर हो जाना था। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है
कह रहा है, बहुत ध्यान से समझेंगे क्या कह रहा है। एक गोलाकार गुब्बारा है, एक स्फेरिकल बैलून है, जिसको फुलाने पर उसकी त्रिज्या 10% बढ़ जाती है। रेडियस कितना बढ़ा है उसका? 10%। तो बताइए उसके सरफेस एरिया में, पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की बढ़त होगी? मेरे प्यारे भाई, जब आप किसी स्फीयर का सरफेस एरिया बात करते हैं तो वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। मेरे भाई 4 पाई तो कांस्टेंट है, इसकी वजह से कोई चेंज नहीं होगा। तो रेडियस चेंज होगा कितनी बार? 2 बार। और 10% पे कोई चीज अगर 2 बार चेंज होती है तो उसका सक्सेसिव चेंज हमेशा होता है 21%, जो कि आपको डायरेक्ट याद भी है। तो सवाल का आंसर 21% डायरेक्ट टिक हो सकता था। अगर याद नहीं है तो आप तरीका जानते हैं कि मेरे भाई 10% का सक्सेसिव चेंज निकालना है, तो मैंने आपको a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 बताया है। रख दीजिए 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10 बटे 100। जब आप इसको सोल्व करेंगे मेरे भाई तो यह आएगा 10 और 10 20 और 1 21। और सवाल का आंसर यहां से भी क्या हो सकता था? 21% हो सकता था। लेकिन फिर भी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि 10% पर 3 डाटा आप याद रखिए, पेपर में आपकी स्पीड इससे बढ़ेगी। अगर कोई चीज 10% चेंज होती है तो 2 बार चेंज होने से 21% चेंज होगी, और 3 बार चेंज होने से 33.1% चेंज होगी, और 4 बार चेंज होने पर 46.41% चेंज होगी। ये चारों डाटा आप याद रख लीजिए, आपको काफी हेल्प करेगा। पेपर में 10% मोस्ट रिपीटेड डाटा की कैटेगरी में आता है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आइए मेरे प्यारे भाई, अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल देखते हैं भाई क्या कह रहा है। अगला सवाल अगर आप गौर से देखेंगे तो अगला सवाल ध्यान से देखिए क्या कहता है। अगला सवाल कह रहा है कि एक बाल्टी में 6.25 लीटर पानी आ सकता है। 1 घन मीटर टैंक को भरने के लिए ऐसी कितनी बाल्टियों की जरूरत होगी? मेरे प्यारे भाई, 2 बातें बहुत ध्यान से समझ लीजिए। 2 बातें समझना बेहद जरूरी है, पहली ये और दूसरी ये। अगर आप ये यूनिट कन्वर्जन जानते हैं तो ये सवाल आपके लिए काफी आसान था। ये सवाल आपके लिए फिर काफी आसान हो सकता है। कैसे? समझिए। पहली बात आपको यह समझनी पड़ेगी कि 1 मीटर क्यूब में होते हैं 1000 लीटर। यह बात आपको समझनी पड़ेगी। और 1 लीटर में होते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये 2 यूनिट कन्वर्जन बेहद इंपॉर्टेंट है, जिन्हें आपको याद रखना है। अब मुझे बताइए मेरे भाई, जिसको आपको भरना है उसमें कितना पानी आ सकता है? 1 मीटर क्यूब। 1 घन मीटर का मतलब है 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब को अगर मैं लीटर में बदलूं तो आप कहोगे 1000 लीटर होगा। आप कहोगे जी कितने लीटर होगा? 1000 लीटर। तो जिस टैंक को आपको भरना है उसकी कैपेसिटी, वॉल्यूम है 1000 लीटर, और जिस बाल्टी से आप भर रहे हैं उस बाल्टी में कितना पानी आता है? 6.25 लीटर। तो जरा देखना कितनी बाल्टियों की जरूरत होगी। 1000 को भाग करो 6.25 से, 1000 को भाग करो 6.25 से। नीचे का डेसिमल हटाने के लिए ऊपर 100 की गुणा हो जाएगी। नीचे का डेसिमल हटाने के लिए ऊपर 100 की गुणा। 25 से काटोगे तो 25 बार कटेगा और ये 4 बार कटेगा, और 25 से काटोगे तो ये 40 बार कटेगा, और 40 गुणा 4 हो जाएगा 160। और यही सवाल का आंसर था, और बड़ी आसानी से यह भी सोल्व हो सकता था। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है भाई, ध्यान से देखेंगे। अगला सवाल आपके टेस्ट में पूछा गया था। ए और बी ने क्रम से 75,000 रुपए और 45,000 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया है। बहुत बढ़िया। कैपिटल दे दी, ए की 75,000, बी की 45,000। 3 महीने के बाद सी 60,000 रुपए के साथ व्यापार में शामिल हो जाता है। तो 3 महीने के बाद एंट्री किसकी हुई है? सी की। वर्ष के अंत में उन्हें 40,000 रुपए का लाभ मिला। टोटल प्रॉफिट जो था वो 40,000 था। तो बताइए सी का हिस्सा कितना है? पार्टनरशिप का सवाल है। आइए मेरे प्यारे भाई, मुझे बताइए ए, बी और सी, अगर इनकी कैपिटल की बात करूं, अगर इनकी कैपिटल की बात करूं तो ए की कैपिटल कितनी है भाई? 75,000।
बी की कैपिटल कितनी है? 45,000। और सी की कैपिटल कितनी है मेरे प्यारे भाई? सी की कैपिटल है 60,000। अगर मैं कैपिटल का रेशो ले लूं, अगर मैं कैपिटल का रेशो ले लूं तो आपका कहना है जी 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगी। 15 से काटोगे 15 5 75, 15 तिये 45 और 15 चौका 60। ये कैपिटल का रेशो हो गया मेरे भाई। टाइम की बात अगर मैं करूं तो आपका कहना है कि ए और बी ने तो बिजनेस को शुरू ही किया था, तो अगर ए और बी ने बिजनेस शुरू किया था तो ए और बी का टाइम तो पूरे 12 महीने रहेगा। तो ए का टाइम भी 12 महीने है और बी का टाइम भी कितना है? 12 महीने। लेकिन क्योंकि सी 3 महीने बाद आया था तो सी का टाइम हो जाएगा 9 महीने। अगर मैं टाइम का रेशो ले लूं तो आपका कहना है 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 3 तिये 9। अब आपके पास टाइम भी आ गया, कैपिटल भी आ गया। प्रॉफिट जब निकालोगे तो वो होता है कैपिटल इंटू टाइम। तो यहां प्रॉफिट 5 गुना 4, यहां 3 गुना 4 और यहां 4 गुना 3। अभी भी रेशो कैलकुलेट हो सकता है, अभी भी क्या कैलकुलेट हो सकता है? रेशो। तो 4 रेशो में कैंसिल हो जाएगा। रेशो में कितना कैंसिल हो जाएगा? 4। अब मुझे बताइए 5 और 3 8 और 3 11, रेशो के हिसाब से टोटल प्रॉफिट कितना है? 11। सवाल ने टोटल प्रॉफिट कितना दिया है भाई? 40,000। सवाल ने टोटल प्रॉफिट कितना दिया है? 40,000। एक की वैल्यू होगी 40,000 बटे 11। अरे एक की वैल्यू क्या होगी? 40,000 बटे 11। आपको किसकी वैल्यू पूछी है? सी की वैल्यू पूछी है। सी की वैल्यू है कितनी? 3। तो गुना में किसकी गुना कर दो? 3 की। ये सवाल का आंसर आएगा। आइए मेरे भाई, अगर मैं 11 से सोल्व करूं तो आपका कहना है 11 से इसको काटोगे, 11 तिये 33, कितना बचा? 7 बचा। 11 छिकम 66, 4 बचा। 11 तिये 33 और 11 छिकम 66, लगभग इतना आएगा। और गुणा में क्या है? 3। मोटा मोटा अप्रोक्सीमेट आंसर हम निकाल रहे हैं। 3 छंग 18, 3 तिये 9 और 1 10, 3 छंग 18 और 1 19, 3 तिये 9 और 1 10, 10,908 के पास आंसर आएगा। तो एक ही ऑप्शन था 10,909 और आपको सीधा आंसर को टिक कर देना था। पार्टनरशिप का यह सवाल था जो इस बार संडे मॉक टेस्ट में आपसे पूछा गया है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है अपने भाई? अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि अगर दो संख्याएं हैं जिनका रेशो 6:5 है, उनके बीच का अंतर 11 है। बड़ा आसान सवाल है मेरे भाई। रेशो के हिसाब से इनके बीच का अंतर 1 है और सवाल ने अंतर 11 दिया है। जब 1 की वैल्यू 11 है तो 6 की वैल्यू 66 होगी और 5 की वैल्यू 55 होगी। तो आंसर 66 और 55 ए हो जाता। बड़ा आसान सा रेशो का सवाल था, इसमें तो कोई मुश्किल थी ही नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है भाई? मेंसुरेशन से सवाल था। क्या कह रहा है कि एक आयताकार सीट है जिसका क्षेत्रफल, जिसका एरिया एक वर्गाकार प्लॉट के बराबर है। एक रेक्टेंगुलर सीट है, उसका जो एरिया है वो एक स्क्वायर के बराबर है। अगर सीट की लंबाई लेंथ दे दी 72 मीटर और ब्रेथ दे दी 50 मीटर, तो आपका कहना है कि अगर रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ दे दी और आप ही कह रहे हैं कि इस रेक्टेंगल का एरिया किसी स्क्वायर के बराबर है, तो मैं मान लेता हूं स्क्वायर की साइड ए थी तो उसका एरिया ए स्क्वायर होगा, जो किसके बराबर है? रेक्टेंगल के एरिया के। और रेक्टेंगल का एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। ए जब आप निकालेंगे तो अंडर रूट ऑफ 72 को 36 गुना 2 लिख लूं और 50 को 25 गुना 2 लिख लूं। जब आप इसका अंडर रूट लेंगे तो आपका कहना है 36 का अंडर रूट 6 आएगा, 25 का अंडर रूट 5 आएगा और 2 दूनी 4 का अंडर रूट 2 आएगा। तो ये साइड आ गई। तो साइड कितनी आ गई? साइड आ गई 6 पंजे 30 दूनी 60। साइड आ गई 60। आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है कि बताओ परिमाप क्या होगा। तो परिमाप स्क्वायर का होता है 4a। तो आंसर हो गया 4 गुना 60 240। और यही सवाल का आंसर था सी। आपसे सिर्फ उस स्क्वायर का पैरामीटर पूछा था। बड़ी आसानी से आप इसे भी सोल्व कर सकते थे। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है भाई? अगला सवाल कह रहा है
कि मेरे भाई किसी ट्रायंगल का, रेगुलर ट्रायंगल का जो एरिया है वो 44% बढ़ा है, व्हाट परसेंट डिड द साइड और लेंथ इंक्रीजेस। रेगुलर ट्रायंगल का मतलब है इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया 44% बढ़ा है तो कितना होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया? √3/4 a², √3/4 a²। ये तो कांस्टेंट है, इसकी वजह से कोई चेंज आएगा नहीं। तो साइड बदलेगी 2 बार। कितनी बार साइड बदलेगी? 2 बार। हमने कहा कि पहले साइड x से y हुई, दोबारा फिर वो x से y हुई, और इसका नतीजा ये हुआ कि एरिया कितना बढ़ गया है? 44% बढ़ गया। मतलब अगर वो पहले 100 था, अब 144 हो गया। मेरे प्यारे भाई, अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको मैंने सोल्व करने का तरीका बताया। ये x² हो गया, ये y² हो गया, x इंटू एक्स x², y इंटू वाई y², और इसकी वैल्यू कितनी है? 100 और 144। तो आपका कहना है कि x की वैल्यू आएगी 10 और y की वैल्यू आएगी 12। तो 2 बढ़ी साइड किस पे? 10 पे, और परसेंटेज के लिए गुणा 100। तो सवाल का आंसर आ गया 20%, जो कि आपके सवाल का आंसर था। आंसर क्या हो जाना था? ए। मेरे प्यारे भाई, ये सवाल का सॉल्यूशन है, लेकिन मेरे कहने से आप ये बात हमेशा याद रखिए, आपकी स्पीड बढ़ेगी। क्या याद रखिए? ये बात आप हमेशा याद रखिए, अगर स्पीड बढ़ाना चाहते हो। बात क्या है? बहुत गौर से सुनिए। ये बात आप डायरेक्ट याद रखिए कि अगर 10% के 20% के डाटा को 2 बार सक्सेसिव में चेंज करोगे तो वो 44% बढ़ता है, और 3 बार चेंज करोगे तो वो 72.8% बढ़ता है। पहले सवाल में मैंने 10 वाला डाटा बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्पीड बढ़ाना चाहते हो, 20% का डाटा भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। 20% को 2 बार बढ़ाओगे 44 बढ़ेगा, 3 बार बढ़ाओगे 72.8 बढ़ेगा। देखो, अगर आपको यह बात पता थी तो आप सीधा आंसर टिक कर देते। जैसे ही आपको पता कि एरिया 44 बढ़ा है, एरिया 44 कब बढ़ेगा? जब साइड कितनी बड़ी होगी? 20 बड़ी होगी। तो डायरेक्ट भी आप आंसर टिक कर सकते थे, अगर यह बात आपको याद है। ये इसका सॉल्यूशन हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल भी बड़ा आसान नजर आ रहा है। कह रहा है कि किसी संख्या का 20% और उसी संख्या के 10% के बीच अंतर जो है वो 120 है, तो बताओ संख्या क्या है? भाई, संख्या खुद का 100% ही होगी। 20% और 10% के बीच का अंतर भी 10 ही परसेंट हुआ। तो परसेंटेज के हिसाब से अंतर 10% है, लेकिन हकीकत में अंतर 120 है। आपको 100% की वैल्यू चाहिए, तो 1 0 इसके साथ लगा दो, 1 0 इसके साथ, तो 100% की वैल्यू 1200 हो गई। तो वो संख्या क्या हो गई? 1200। ये भी बड़ी आसान सवाल आपके सामने था। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल कह रहा है कि एक आदमी 4500 रुपए की कुल लागत से 3 घड़ियों का सेट खरीदता है। उन्हें क्रमशः 1800 रुपए, 1700 रुपए और 1600 रुपए में बेच देता है। कुल लाभ या हानि बताइए। मेरे प्यारे भाई, इन तीनों घड़ियों को उसने 4500 में खरीदा है, तो सीपी हो गया 4500। एक को बेचा 1800 में, दूसरे को बेचा 1700 में। 1800 प्लस 1700 3500, और 3500 में जब आप 1600 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 3500 में जब आप 1600 जोड़ोगे तो 5100 आएगा। तो तीनों को बेच दिया 5100 में। तो जाहिर सी बात है, कम में खरीदी, ज्यादा में बेची, तो लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ? 5100 माइनस 4500, तो 600 रुपए का प्रॉफिट होगा। और सवाल का आंसर आएगा प्रॉफिट ऑफ ₹600। सी सवाल का आंसर हो जाना था। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? टाइम एंड वर्क का सवाल है। कह रहा है कि 35 आदमी एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं, 16 आदमी उस काम का 4 गुना कितने समय में करेंगे? मेरे भाई, फॉर्मूला आपको पता है, M1D1 H1E1 वाला। क्या क्या यू दे रखा है? M1 दे रखा है 35 आदमी, D1 दे रखा है 8। मान लेते हैं काम 1 था तो W1 1 हो गया। M2 दे रखा है 16,
आपको पूछा है कि कितने दिन लगेंगे, तो D2 आपसे पूछा है। मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में अच्छा आए। और काम 4 गुना हो गया तो W2 4 हो गया। अब फॉर्मूला आप जानते हैं, M1 D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 अपॉन W2। मेरे प्यारे भाई जब इसे सोल्व करोगे बेटा और इसमें वैल्यू पुट करोगे तो आपका कहना है कि M1 की वैल्यू 35 है, D1 की वैल्यू 8 है और W1 की वैल्यू 1 है। इधर बाबू M2 की वैल्यू बेटा 16 है, D2 आपको निकालना है और W2 की वैल्यू क्या है, 4 है। 4 से 16 को काटोगे 4 बार कटेगा, 4 से 8 को काटोगे 2 बार कटेगा, तो D2 की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई, 70 आ गई। D2 की वैल्यू क्या आ गई, 70 आ गई। और मेरे प्यारे भाई आंसर क्या हो गया, A हो गया। बहुत बढ़िया, सीधे आंसर हम निकाल सकते थे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल धवल और धीरज। एक बात मैं आपको बता देता हूं, यह सवाल सीजीएल प्री 2025 का है और जो बच्चे 7 बजे वाले बैच में मुझसे पढ़ रहे हैं, 7 बजे वाले बैच में मैंने यह सवाल अभी परसों ही कराया है। सीजीएल 2025 का है, क्लास की आपकी कॉपी में है और इधर संडे के मॉक टेस्ट में आ गया था। तो आपको बिल्कुल चीजें परेशान नहीं होना है। सीजीएल 2025 में भी यही सवाल आया है, एग्जैक्ट सवाल वही है। धीरज और धवल मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। धीरज और धवल कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में। धवल अकेले उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। धवल अकेले उसी काम को कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है। तो धीरज अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है। मेरे प्यारे भाई बड़ा आसान सा सवाल है। मैं धवल को लिख सकता हूं DHA और धीरज को लिख लेता हूं DHI। ये दोनों मिलकर के किसी काम को बेटा 12 दिन में कर रहे हैं बाबू। कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। और अकेला धवल कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में। अगर मेरे प्यारे भाई मैं इनका एलसीएम ले लूं तो आपका कहना है कि एलसीएम इनका 60 आएगा। एलसीएम कितना आएगा, 60। अगर एलसीएम 60 आएगा तो इसकी इफिशियंसी 5 हो गई और इसकी इफिशियंसी कितनी हो गई, 3। मतलब धीरज और धवल एक साथ मिलकर के 5 काम करते हैं और धवल अकेला एक साथ मिलकर के 3 काम करता है। बेटा मुझे बताओ बाबू, अगर धवल 3 करता है तो जाहिर सी बात है यहां इफिशियंसी 3 है, तो 3 में क्या जोड़ूं कि 5 आ जाए। आप कहोगे जी 2 जोड़ दो, तो धीरज की इफिशियंसी आ गई। धीरज की इफिशियंसी आ गई मेरे पास, कितनी आ गई बेटा, 2। मतलब धीरज एक दिन में 2 काम करता है। पूरा काम कितना है, 60। तो धीरज को टाइम कितना लगेगा, 60 काम करना है। रोज 2 काम करता है तो दिन लगेंगे 30। और यही सवाल का आंसर हो जाना था। सीजीएल प्री 2025 में एग्जैक्ट यही क्वेश्चन पेपर में आया है और आपके संडे मॉक टेस्ट में था। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा था आपका, ध्यान से सुनेंगे भाई। एवरेज का सवाल है। क्या कह रहा था, एक कारखाने में 40 कर्मचारियों का औसत वेतन 24,000 रुपए है। 40 कर्मचारी है, औसत वेतन 24,000 है। इसमें सुपरवाइजर का वेतन भी अगर जोड़ दिया जाता है, 40 कर्मचारियों के साथ आप सुपरवाइजर को भी इंक्लूड कर ले रहे हैं, तो औसत वेतन 24,500 हो जाता है। सुपरवाइजर का वेतन ज्ञात करिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा, 40 लोग हैं, एवरेज कितना, 24,000। आपने सुपरवाइजर को और इंक्लूड कर लिया तो लोग हो गए 41 और अब औसत हो गया 24,500। मेरे प्यारे भाई मैंने कहा औसत का मतलब बराबर बराबर बटना। अगर ये सुपरवाइजर का वेतन भी 24,000 होता तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे प्यारे भाई क्यों बढ़ गया औसत, क्योंकि अपने साथ कुछ ज्यादा हिस्सा लेकर आया होगा। तो बताओ कितना बढ़ा है, 500 बढ़ा है एवरेज। कितने लोगों का, 41 लोगों का। ये वो बढ़त है जो सुपरवाइजर अपने साथ लेकर आया है। तो सुपरवाइजर की सैलरी 24,000 होनी चाहिए थी, अपने साथ वो बढ़त लाया है 41 गुना 500 की। गुना करोगे तो 5 एकम 5, 5 चौक 20, मतलब 24,000 रुपए प्लस 20,500 अगर जोड़ दो तो आंसर आ जाएगा। और दोनों को जोड़ोगे तो मेरे प्यारे भाई क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा भाई, 44,000
500 हो जाएगा, 44,000 क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। और यही सवाल का आंसर सी सीधे तौर पर हो जाना था। बड़ा आसान सा एवरेज का सवाल था। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि दो प्रिज्म है जी, दो प्रिज्म है, दो समकोण प्रिज्म की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, दोनों की ऊंचाई सेम है, 10 सेंटीमीटर है। एक का आधार समषष्टकोण है, एक का जो बेस है वो रेगुलर हेक्सागन है जिसकी साइड 6 सेंटीमीटर है, और दूसरे का जो बेस है वो स्क्वायर है जिसकी साइड 6 सेंटीमीटर है। तो बताइए उनके वॉल्यूम का रेशो क्या होगा? बेटा बहुत ध्यान से सुनना, पिछले संडे भी मॉक टेस्ट में सवाल था प्रिज्म पर। प्रिज्म का वॉल्यूम आपको मैंने पिछली बार भी बताया था, एरिया ऑफ ए बेस इंटू हाइट होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। आप ये कह रहे हैं कि जो दो प्रिज्म जिनकी आप बात कर रहे हैं उन दोनों की हाइट 10-10 ही है, तो जब हाइट सेम है तो हाइट से कोई फर्क पड़ेगा क्या? जी नहीं। तो फिर वॉल्यूम का रेशो किस पे डिपेंड करेगा? बेस के एरिया पर। अब बेस का एरिया एक का हेक्सागन है और एक का स्क्वायर है, जो बेस एरिया होगा वही वॉल्यूम का भी रेशो होगा। तो बेस एरिया का रेशो ही वॉल्यूम के रेशो के बराबर होगा क्योंकि हाइट तो सेम है। हेक्सागन का एरिया होता है 6 इंटू √3/4 साइड का स्क्वायर। साइड कितनी है भाई? 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर 36, ये हेक्सागन का एरिया हो गया। और स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर मतलब 36। रेशो लोगे तो 36 से 36 एक बार कट गया, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, तो यहां से आया 3√3/2 रेशो 1, और यही आपके वॉल्यूम का रेशो हो गया है। और सवाल का आंसर सीधे तौर पर सी हो जाना था। बड़ा आसान सवाल था, इसमें भी कहीं कोई मुश्किल नहीं थी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल क्या कहता है भाई? अगला सवाल ये कह रहा है कि केरोसिन और डीजल के 45 लीटर मिक्सचर में केरोसिन और डीजल का अनुपात 4:5 है। केरोसिन और डीजल का अनुपात कितना है? 4:5। मेरे प्यारे भाई ये है केरोसिन, ये है डीजल, इनका अनुपात 4:5 है। 45 लीटर मिश्रण है, अगर 45 लीटर है इसका मतलब रेशो के हिसाब से टोटल मिक्सचर 9 है। 9 की वैल्यू 45 दे रखी है, 1 की वैल्यू 5 आ गई, 1 की वैल्यू यहां से कितनी आ गई? 5। चलो जी आगे सवाल क्या कह रहा है कि इसमें कुछ डीजल मिलाना पड़े, अगर इसमें कुछ डीजल मिलाना पड़े तो कितना डीजल मिलाएं ताकि अनुपात 4:6 हो जाए, ताकि अनुपात क्या हो जाए? 4:6। बेटा मुझे एक बात बताओ, जब आप सिर्फ डीजल मिला रहे हो तो क्या केरोसिन पे कोई फर्क पड़ेगा? आप कहोगे जी बिल्कुल नहीं पड़ेगा, और नहीं पड़ेगा तो केरोसिन को सेम होना चाहिए, और जो कि सवाल ने अपने आप ही सेम दे रखी है। अगर नहीं देता तो हम सेम बनाते। तो केरोसिन पहले ही सेम है, सिर्फ डीजल ऐड करना है। तो कितना डीजल ऐड करना पड़ेगा? 5 से 6 बनाने के लिए 1 ऐड करना पड़ेगा, और 1 की वैल्यू तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, कितनी है? 5। तो 5 लीटर डीजल ऐड करने से यह बात बन जाएगी। और बड़ा आसान सा सवाल था जो इस बार संडे मॉक टेस्ट में आपको मिला था। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, साइन ए की वैल्यू आपको 5/13 दे रखी है सवाल ने। साइन ए की वैल्यू क्या दे रखी है? 5/13, और कह रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में मेरे प्यारे भाई साइन और कोसेक तो होते हैं पॉजिटिव, बाकी सब होते हैं नेगेटिव, पहली बात। दूसरी बात, अगर साइन ए 5/13 है, अगर साइन ए की वैल्यू 5/13 है तो सीधे तौर पर आप ये कह पाएंगे कि 5, 12 और 13 ट्रिपलेट होता है। 5, 12, 13 क्या होता है? ट्रिपलेट। तो ये हाइपोटेन्यूज हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ क्योंकि साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस खुद से 12 हो जाएगा क्योंकि हम ट्रिपलेट जानते हैं 5, 12 और 13 को। अब मुझे बताइए किसकी वैल्यू चाहिए? साइन ए इंटू सेक ए। तो साइन ए क्या होगा? साइन ए तो पहले ही पता है 5/13 होगा,
इनटू सेक ए। सेक ए मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज कितना है मेरे भाई? हाइपोटेन्यूज है 13 और बेस कितना है? 12। लेकिन याद रखिए सेकंड क्वाड्रेंट में साइन सेक नेगेटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में सेक क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो मेरे प्यारे भाई अब सिर्फ सोल्व करना रह गया। 13 से 13 कट गया, आंसर माइनस का 5/12 आएगा, जो कि आपके सवाल का आंसर था और आंसर बी हो जाना था। ये 5 जबरदस्ती का लिखा हुआ है, इसका कोई रोल नहीं है। सीधे तौर पर सवाल का आंसर बी हो जाना था। क्वाड्रेंट का ध्यान रखिएगा। आइए अगला सवाल क्या कहता है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ सेगमेंट ज्वाइनिंग 1, 2 एंड 4, 6। मेरे भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है और सीधे तौर पर आप ये जानते हैं कि लेंथ ऑफ सेगमेंट जब भी निकालना है तो लेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मेरे प्यारे भाई, मैं बोर्ड पर लिख दे रहा हूं जिनको नहीं पता है, लेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है लेंथ ऑफ सेगमेंट। ये जो 1 और 2 आपको दिख रहा है ये x1 और y1 का काम कर रहे हैं और ये x2 और y2 का काम कर रहे हैं। तो बताओ भाई x2 और x1 का डिफरेंस लेके स्क्वायर करना है। 4 में से 1 घटाओगे तो 3 और 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 प्लस y2 और y1 का डिफरेंस लेके स्क्वायर। 6 में से 2 घटाओगे तो 4 और 4 का स्क्वायर 16 और पूरे का लेना है अंडर रूट। 16 और 9 कितना आ गया? 25। 25 का अंडर रूट 5 और सवाल का आंसर सीधा ए हो जाना था 5। सिर्फ आपको ये लाइन सेगमेंट का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला आना चाहिए। आइए अगला सवाल देख लेते हैं क्या कहता है। अगला सवाल कहता है कि एक त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी को एक बिंदु डी तक बढ़ाया गया है। आइए पहले डायग्राम बना लेते हैं ताकि आपको समझा पाऊं। मेरे प्यारे भाई ये वो ट्रायंगल एबीसी है जिसकी बात हो रही है। कह रहा है इसमें जो ये लाइन दिख रही है आपको, इस लाइन को एबीसी ये ट्रायंगल है, कह रहा है बीसी लाइन को डी तक बढ़ा दो। ये बढ़ा दीजिए डी तक बढ़ा दो। सी पर बना हुआ बाह्य कोण 105 है। सी पर जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है भाई? वो 105 बन रहा है। तो सी पर एक्सटीरियर एंगल 105 बन रहा है। बहुत बढ़िया। आगे सवाल कहता है कि ए और बी पर बने दो आंतरिक कोण 2:5 में है। मेरे प्यारे भाई ये जो दोनों कोण हैं इनका अनुपात दे रखा है 2:5। कितना दे रखा है? 2:5। मैंने आपको एक थ्योरम पढ़ाई है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है बराबर होता है किसका? इन दोनों एंगल के सम का। तो मेरे प्यारे भाई रेशो के हिसाब से उन दोनों एंगल का सम कितना बैठ रहा है? तो आप कहोगे रेशो के हिसाब से 7 बैठ रहा है। अरे रेशो के हिसाब से कितना बैठ रहा है? 7। और आप जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो 7 की वैल्यू 105 हुई, 1 की वैल्यू हुई 7 से काटोगे तो 15 और 1 की वैल्यू 15 तो 2 की वैल्यू हुई 30, 5 की वैल्यू कितनी हुई भाई? 15 और 5 75। अरे कितनी हुई? 15 और 5 75। अब सवाल ये पूछ रहा है कि ये बताइए जो लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल है उसका सम कितना होगा। मेरे भाई ये एंगल कितना होगा? 180 पूरी लाइन है, 105 यहां है, तो क्या ये भी 75 ही होगा? तो लार्जेस्ट एंगल कितना दिख रहा है? 75 और आपके सवाल का आंसर हो जाना था बी। बस एक बात आपको समझनी थी कि ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 20वां आपके पेपर में क्या पूछा गया था एक बार गौर से देख लेते हैं। कह रहा है दो त्रिभुज है एबीसी और डीईएफ। यह कहा गया है कि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम हैं। सर्वांग सम मतलब कॉन्ग्रुएंट हैं, और अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके एंगल भी बराबर होंगे और उनकी साइड भी बराबर होगी। अब कह रहा है कि एंगल ए 50 है। बेटा अभी बताया अगर दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके एंगल भी बराबर होंगे। मतलब ए डी के बराबर होगा, बी ई के बराबर होगा, सी एफ के बराबर होगा। कह रहा है ए 50 है तो डी बताओ। ए डी के बराबर होगा अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो बी
डी कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। पेन भी उठाने की जरूरत नहीं थी। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि x प्लस 1/x बराबर 5। आइए आपको अलजेब्रा थोड़ा सा पहले रिवाइज करा दूं। एक बात पढ़ी है क्या आपने? एक बात पढ़ी है क्या आपने अलजेब्रा में? आइए थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं। क्या पढ़ा है आपने अलजेब्रा में? आपने अलजेब्रा में यह पढ़ा है कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू a है तो x माइनस 1/x निकलता है, इसका स्क्वायर करके 4 घटाओ और अंडर रूट लगा दो। यह बात आपने पढ़ी है, मैं यही यूज कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। सवाल मुझे कह रहा है कि x प्लस 1/x 5 है। कितना है? 5। और आपको निकालना क्या है? 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। मैं आपसे बस ये कह रहा हूं कि इस वाले एक्सप्रेशन में अगर मैं नीचे से x कॉमन ले लूं तो क्या होगा? तो आप कहोगे जी ऊपर 2x है, नीचे से x कॉमन ले लो तो होगा x माइनस 1/x। और मेरे प्यारे भाई आप कह रहे हो जी x से x कट जाएगा, तो दरअसल मुझे निकालना है 2/x माइनस 1/x। अब क्या मैं x माइनस 1/x की वैल्यू यहां से निकाल सकता हूं? आप कह रहे हो जी बिल्कुल निकाल सकते हो, तरीका जानते हो, स्क्वायर करके 4 घटाओ। तो x माइनस 1/x होगा 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 4 घटाओगे 21 और ऊपर क्या लगेगा? अंडर रूट। ये होगा। तो मेरे भाई जब वैल्यू पुट करोगे तो ये आएगा 2/√21। 2/√21। नीचे से रूट हटाने के लिए ऊपर नीचे √21 की मल्टीप्लाई करो तो आंसर आया 2√21 और √21 इंटू √21 होता है 21। सवाल का आंसर ए हो जाना था। अलजेब्रा का बढ़िया शानदार सवाल था। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे। 22वें सवाल पर हम आ गए हैं। 22वें सवाल क्या कह रहा है कि एक कोड है जिसकी लेंथ जो है, एक कोड है जिसकी लेंथ 24 सेंटीमीटर है। मान लेते हैं ये वो सर्कल है, ये उसका सेंटर है। इसके अंदर हमने एक कोड ड्रॉ कर ली। ये वो कोड है जिसकी बात हो रही है, ये वो कोड है जिसकी बात हो रही है। इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है वो लेंथ बताई गई है 24। अगर मैं यहां सेंटर से परपेंडिकुलर डालूं तो आप जानते हैं ये परपेंडिकुलर 2 हिस्सों में बांटती है, ये भी 12 हो जाएगा और ये भी 12 हो जाएगा। सीधा ये रूल है कि सेंटर से कोड पर जो परपेंडिकुलर डलेगी वो कोड को 2 बराबर हिस्सों में बांटेगी। अब समझिए बात को ध्यान से मेरे प्यारे भाई, समझिए ध्यान से। आपसे कहा गया है कि ये जो डिस्टेंस है ये 7 है। 7 क्यों है? सवाल ही कह रहा है कोड सेंटर से 7 मीटर आगे है और सवाल आपसे रेडियस पूछ रहा है, रेडियस पूछ रहा है। मेरे भाई पाइथागोरस लगेगी और पाइथागोरस जब लगेगी तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस 7 का स्क्वायर 49। जब आप इसको जोड़ोगे तो 9 और 4 13, 4 4 8 और 1 9, 193 का अंडर रूट आएगा। 193 का अंडर रूट आएगा जो कि अप्रोक्सीमेटली 13 पॉइंट कुछ बैठेगा, जिसको लगभग 14 लिखा जा सकता है और सवाल का आंसर क्या हो जाता? 14। आगे बढ़िए, अगला सवाल क्या था? अगला सवाल यह था कि भाई एक कोड है AB जिसकी लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट ए पॉइंट C ऑन द मेजर आर्क इज 30 डिग्री। बहुत ध्यान से देखना, यही सेम सवाल आपके पिछले मॉक में भी था और मैंने आपको यह बात कही थी। सॉल्यूशन बताते टाइम फिर करा देता हूं। मान लो तो यह सर्कल है, इसमें आपने एक कोड ड्रॉ कर दिया। ये एक कोड ड्रॉ हो गया AB, ये एक कोड ड्रॉ हो गया AB। सवाल ये कह रहा है कि ये कोड 30 डिग्री का एंगल बनाता है मेजर सेगमेंट पे। तो अगर ये एंगल 30 डिग्री है, आपको मैंने कहा कि कोड जो सर्कमफ्रेंस पे एंगल बनाता है उसका दुगना सेंटर पे बनाता है। तो सेंटर पे क्या 60 बनाएगा? अरे सेंटर पे कितना बनाएगा? 60। 30 का दुगना। ये दोनों साइड बराबर हैं तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, तो ये भी 60 के ही होंगे और ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा तो जब कोड की लंबाई आपने 10 दे रखी है तो फिर ये दोनों साइड भी 10 ही होंगी और रेडियस भी
कितना हो जाएगा भाई, 10 हो जाएगा। और यही सवाल ने पूछा है कि रेडियस कितना होगा। बड़ा आसान सवाल ये भी था। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल गौर से देखेंगे। अगला सवाल गौर से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे भाई। सवाल क्या है? सवाल कह रहा है कि साइन ए की वैल्यू m/n है। मेरे भाई साइन ए की वैल्यू अगर m/n है तो ये परपेंडिकुलर हुआ, ये हाइपोटेन्यूस हुआ, तो बेस जो होगा वो पाइथागोरस से हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर होगा, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर होगा। कोस ए की वैल्यू पूछ रहा है, तो कोस ए क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ऊपर आएगा अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। ये प्लस नहीं है भाई, ये माइनस है, ठीक कर लीजिएगा। अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो सवाल का आंसर n हो जाता, क्योंकि बेस कितना है? अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूस कितना है? n। तो सीधे तौर पर सवाल का आंसर ए हो जाता। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, और हम लास्ट सवाल पर आ गए। यही 25 सवाल आपके पेपर में आए थे। क्या कह रहा है सवाल कि एक व्यक्ति 3.5 घंटे में 52 रुपए 50 पैसे कमाता है, तो 1 घंटे में कितना कमाता है? इससे आसान सवाल क्या होगा? 52.5 3.5 घंटे में, अगर मेरे प्यारे भाई गौर से देखो तो एक अंक का डेसिमल कैंसिल हो गया। 7 से काट दो, 7 पंजे 35, 7 सती 49 और 7 पंजे 35, और 5 से काट दो तो 15 5 75 और 5 एकम 5, तो आंसर 15/1 हो जाता और सवाल का आंसर ए हो जाता। तो मेरे प्यारे भाई ये थे 25 सवाल जो इस बार के संडे मॉक टेस्ट में आए थे। मैंने कोशिश की है कि आपको कॉन्सेप्ट बता करके सवाल समझाऊं। सवाल को उड़ाने का कोई मतलब नहीं होता है। इस वीडियो में मेरा यह काम नहीं है कि मैं अपनी नॉलेज को साबित करूं और हवाबाजी दिखाऊं। मेरा काम होता है कि आपको पूरे गणित से हर संडे एक बार घुमा करके ले आऊं, ताकि पूरा मैथ आप रिवाइज कर लें, हर चैप्टर से रूबरू हो जाएं, हर कॉन्सेप्ट से रूबरू हो जाएं। तो एक एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए हमने 25 सवाल सोल्व कर लिए। अगले टेस्ट में फिर मुलाकात होगी अगले संडे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।